जिस मजबूती के साथ जम्मू बॉर्डर पर हमारे फौज के लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि वो और मजबूती से हमारे फ्रंटियर्स की जिस तरह से वो सेवा, खिदमत, रक्षा कर सकें, करें। ये आवाज है उस शख्स की जो सिर्फ 18 महीनों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गया। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा था, अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण, ऊंचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का ही नाम है लाल बहादुर शास्त्री। जाने माने राजनेता के अलावा शास्त्री जी एक आदर्श पिता भी थे। उनके बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने उन्हें मारना तो दूर, कभी उनसे ऊंचे शब्दों में भी बात नहीं की। एक बार उन्होंने मुझे रात में ऑफिस से आने के बाद बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अनिल, मैंने देखा है कि आप जब बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो घुटनों तक ही जाते हैं, पैर तक नहीं जाते। तो मैं 16 वर्ष का था और कैसे मैं अपनी गलती को इतने आसानी से मान लूं, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बाबूजी कहते थे, बाबूजी ये बात आप गलत कह रहे हैं, मैं तो ठीक से पैर छूता हूँ, आपने मेरे भाइयों में ये कमी देखी होगी। और कोई पिता होता तो नाराज होता, डांटता फटकारता, शायद तमाचा भी लगा देता। तो उन्होंने कहा, जरा 1 मिनट के लिए खड़े हुई आप। तो मैं खड़ा हो गया और मेरे देखते देखते बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उन्होंने मेरे पैर छुए, और पैर छूकर उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर इसी तरह आप पैर छूते आए हैं तो हो सकता है मेरे देखने में कोई गलती हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मैंने तरीका बताया है उसको अपनाने की कोशिश करिएगा अपनी जिंदगी में। जब शास्त्री गृह मंत्री थे तो जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव हुआ करते थे। उनकी सादगी किस हद तक जा सकती थी, उसका एक उदाहरण कुलदीप नैयर देते हैं। कुतुब मीनार में हम गए तो आ रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पे एक, जहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ रेल का फाटक हुआ करता था, तो फाटक बंद था। तो शास्त्री जी ने देखा कि एक आदमी गन्ने का रस निकाल रहा है, तो मुझे कहने लगे, नैयर साहब चलिए ना, रस का एक गिलास हो जाए। मैंने कहा, आप बैठिए ना, यहाँ लाना। नहीं नहीं, वहाँ चलते हैं। तो हम दोनों चले, वो रस का गिलास पिया और उन्होंने वो पैसे दिए और वापस आए। जब शास्त्री जी का देहांत हुआ तो मैं अभी ताशकंद में था, जब आया तो कामराज उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई उनके पास कुछ है ना। मैंने कहा, उनके घर में तो कुछ नहीं है। कहते, क्या मतलब? मैंने कहा, उनका मुझे पता है कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो क्या? अब मैंने कहा, क्या, ये तो पता नहीं, लेकिन उनके पास तो फिर इन्होंने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कामराज ने एक बिल बनवाया, अब लॉ जो है, कि जो प्राइम मिनिस्टर की पत्नी रह जाए उसको कुछ अलाउंस मिलना चाहिए, उसको घर मिलना चाहिए। कितने लोग यकीन करेंगे कि जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके पास अपना घर तो दूर, स्वयं की अपनी कार भी नहीं थी। अपने बच्चों के अनुरोध पर उन्होंने कार खरीदने का फैसला किया। अनिल शास्त्री याद करते हैं, जब हम लोग ने, बच्चों ने डिमांड किया, अब आप भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम स्कूल टांगे से जाते हैं या किराए की गाड़ी से जाते हैं, और आप ने अभी तक अपने बच्चों के लिए कार नहीं खरीदी। उन्होंने इस बात को इकरार किया। उन्होंने कहा, बात तो बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं। वो हमेशा आप करके बात करते थे, हम लोग छोटों से भी। उन्होंने अपने निजी सचिव वेंकटरामन थे, उनको कहा कि भाई कार खरीदनी है। उन्होंने आके बताया कि भाई फिएट कार का दाम उस समय 1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे 12,000 रुपए था, लेकिन उनके बैंक में केवल 7,000 रुपए थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब छोड़ दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैंने वचन दे दिया है तो मैं कर्ज लेके गाड़ी खरीदूंगा। और उन्होंने 5,000 रुपए का कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से उस समय लिया और वो कार खरीदी। कार को उनके निधन के बाद उसका कर्ज मेरी माँ ललिता शास्त्री जी ने अपने पेंशन से अदा किया। हालांकि इंदिरा जी उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, ललिता जी ये कर्ज जो है सरकार माफ़ हम कर देंगे पंजाब नेशनल बैंक से बात करके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके मूल्य जुड़े हुए हैं, तो इसको मुझे पे करने दीजिए। कुलदीप नैयर कहते हैं कि एक बार रूस में शास्त्री लेनिनग्राड में बोल्शाई थिएटर की एक बैले प्रस्तुति देखते हुए बहुत असहज हो रहे थे। मध्यांतर में उनकी बगल में बैठे हुए कुलदीप ने उनसे पूछा कि क्या वो बैले का आनंद ले रहे हैं, तो शास्त्री ने बहुत भोलेपन से जवाब दिया कि उन्हें शर्म आ रही है, क्योंकि नृत्यांगनाओं की टांगे नंगी हैं और अम्मा
बगल में बैठी हुई हैं। वो अपनी पत्नी ललिता को अम्मा कहा करते थे। कुलदीप नैयर एक और किस्सा याद करते हैं। कामराज प्लान से वो मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब मेरी उनकी इतनी तो बात थी कि मैं नहीं कह सकता दोस्ती, लेकिन जानते हैं बहुत करीब से। तो मैं शाम को उनके घर गया, सारा अंधेरा पड़ा, एक कमरा छोटा जल रहा है उसमें से। तो मैं गया तो शास्त्री जी बैठे हुए थे उसमें। मैंने कहा शास्त्री जी, ये तो सारा घर आपने क्या बत्तियां बुझा दी? वो कहते हैं आज से तो अपना खर्च शुरू है ना, तो कैसे पैसे हम देंगे, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर मुझे ये भी बोला, मुझे याद है दूसरे तीसरे दिन कहने लगे कि नैयर साहब, ये एक तो घी भी बहुत महंगा है और सब्जियां भी बहुत महंगी हैं, हमने सब्जियां घटा दी हैं, अब तो एक दाल और एक सब्जी खाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उनके बेटे दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ा करते थे। एक बार वो खुद एक साधारण पिता की तरह अपने बेटे अनिल का रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल पहुंच गए। उस समय कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं हुआ करती थी, कोई इस तरह की परिपाटी नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन स्कूल ये एक्सपेक्ट करता था कि जिस दिन रिपोर्ट दी जाएगी उस दिन माता पिता आके वो रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे क्लासरूम से। तो प्रधानमंत्री हो गए 1964 जून में हुए वो, और जो है सेकंड टर्मिनल एग्जाम की रिपोर्ट अक्टूबर में मिलनी थी। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। वहाँ पे वो गेट पे आए और गेट पे आने पे गाड़ी वहीं रुकवा दी। चौकीदार ने कहा भी कि अलाउ कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ एक पिता की हैसियत से आऊँ, कोई प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आऊँ। और वहाँ से चल के वो, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, चढ़ के वो क्लास में आए। 11B सेक्शन था मेरा। ब्रदर टाइनन क्लास के टीचर थे। तो उन्होंने जब शास्त्री जी को देखा दरवाजे पे, तो वो भाग के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप क्यों आए रिपोर्ट लेने, आप किसी को भेज देते या मैं अनिल को दे देता। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है, मैं अनिल का पिता हूँ। तो ब्रदर टाइनन ने कहा लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं अब आप। तो उन्होंने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री हो गया हूँ लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, लगता है ब्रदर टाइनन आप बदल गए हैं। अनिल शास्त्री एक और दिलचस्प किस्सा याद करते हैं। जब वो 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लेने पहुंचे। जब मैं एडमिशन लेने गया तो ये शायद मेरे पिता की सीख थी, और हमारे पारिवारिक संस्कार ऐसे थे कि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करना या दिखाना अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैंने फॉर्म भरा तो मैंने अनिल कुमार शास्त्री के बजाय अपना नाम केवल अनिल कुमार लिखा, और पिता का नाम मैंने LB शास्त्री लिखा। एड्रेस मैंने 10 जनपद दिया, और पिता का व्यवसाय मैंने सरकारी कर्मचारी करके मैंने लिखा। तो वो एक टर्न बाय टर्न, एक वहाँ मिस्टर रॉबर्ट थे। जब मैं फॉर्म उन्होंने बुलाया तो मुझसे उन्होंने पूछा तुमने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पिता गवर्नमेंट सर्विस हैं, लेकिन एड्रेस तुमने 10 जनपद लिखा है। तो 10 जनपद तो प्रधानमंत्री निवास है, प्रधानमंत्री निवास में रहते हो? मैंने कहा जी। तुम्हारे पिता क्या, आपने लिखा है ही इन गवर्नमेंट सर्विस, तो गवर्नमेंट सर्विस में कौन सा पद है? तो मैं थोड़ा हिचकिचाया। उन्होंने कहा कि हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ छोटे पद में हो, लेकिन कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे इतने नंबर आए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज इतना बड़े कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। किस पद पे है वो? तो मैंने कहा सर ही इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। ये जैसे उन्होंने सुना, मिस्टर रॉबर्ट खड़े हो गए और मुझे तुरंत प्रिंसिपल के पास ले गए। फिर मैंने शाम को ये बात अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री को बताई। तो उन्होंने कहा पहली बात तो मुझे ठीक लगी जो तुमने किया, फॉर्म में अपना जो है आइडेंटिटी नहीं बताया, लेकिन प्रिंसिपल के पास रॉबर्ट को लेके नहीं जाना चाहिए था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान से बातचीत करने ताशकंद गए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनका वहां अचानक निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी उस शिखर वार्ता को कवर करने ताशकंद पहुंचे हुए थे। ताशकंद होटल में उस वक्त सोवियत यूनियन की बहुत विक्ट्री थी, उन्होंने तो शराब पानी की तरह बहा रहे थे और सब लोग पी रहे। अब खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझिए कि मैं शराब नहीं पीता, तो मैं अपने कमरे में आकर सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि शास्त्री जी मर गए। अभी झुंझला के उठा तो मेरे कमरे पे कोई दस्तक दे रहा था। खुला तो एक मोटी सी औरत थी वहाँ, रशियन। योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। जल्दी जल्दी अपना कोट वोट पहना तो नीचे आ गया। सो जब मैं पहुंचा तो अब बरामदे में कोसिगन थे, तो कोसिगन ने मेरा देखा तो ऐसे कहा किया कि इज नो मोर। तो अब मैं कमरे में पहुंचा तो अकेला कमरा था, बड़ा, इतना बड़ा कमरा और इतना बड़ा बेड, उस पे एक छोटा सा आदमी नुक्ते की तरह बिल्कुल सिमटा हुआ। बाद में उनकी मौत पर कई सवाल उठे और ये मांग भी उठी कि उन परिस्थितियों की जांच कराई जाए जब उनका निधन हुआ था। कुलदीप कहते हैं कि पाकिस्तान को हाजी पीर और टिथवाल वापस देने से शास्त्री काफी दबाव में थे।
उन्होंने देर रात अपने घर वालों से बात करने के लिए दिल्ली फोन भी मिलाया था। शास्त्री जी ने कहा कि अम्मा को टेलीफोन दो, तो उनकी बड़ी लड़की आई टेलीफोन पे, वो कहती है अम्मा नहीं टेलीफोन पे आती। भाई क्यों नहीं आती? वो बहुत नाराज हैं आपसे कि आपने हाजी पीर और टिथवाल दे दिया। कहने लगे अजीब है, ये घर वाले या बहुत खिलाफ हैं। तो फिर तो ये एक उन पे काफी शौक था। अब वो कहते हैं कि उसके बाद वो काफी पेस अप एंड डाउन करते रहे कमरे में ही। फिर उन्होंने फ़ोन किया, उस तरफ एक सेक्रेटरी था वेंकटरामन, उससे बात हुई तो वो कहने लगा कि शायद 2 बयान आ चुके थे उस वक्त, एक अटल जी का और एक कृष्णा मेनन का। तो दोनों ने नुक्ताचीनी की थी कि ये क्या किया गया। उन्होंने कहा हाँ ये तो समझ सकता हूँ, अटल जी तो कहेंगे ये अपोजिशन पार्टी के हैं, लेकिन ये जो मेनन ने क्यों किया मुझे समझ नहीं आती। 2 बजे के करीब होगा या 2:30 बजे के करीब जनरल अयूब आए, अज़हार अफसोस किया, लेकिन एक बात कही अंग्रेजी में, हियर लाइज द पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। भारत का ये दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वो इस छोटे कद के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो गया। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया और अली सरदार जाफरी ने उनकी आखिरी उपलब्धि के सम्मान में एक नज्म लिखी। मनाओ जश्न मोहब्बत की खून की बू न रही, बरस के खुल गए बारूद के सियाह बादल, बुझी बुझी सी है जंगों की आखिरी बिजली, महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम, खुदा करे कि शबनम यूं ही बरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।